अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, इंग्लैंड में 2 दिन पहले कैम्ब्रिज शायर के पास हटिंगटन में एक ट्रेन पे 2 लोगों ने हमला करके 12 लोगों को ज़ख्मी कर दिया। और ये है कि 2 आदमी गिरफ्तार हुए हैं। वो कैरिबियन यानी वेस्ट इंडीज़ के ओरिजिन के हैं, ब्रिटिश नेशनल। यहाँ पे क्राइम बहुत बढ़ गया है और उसके लिए अब हाल ये निकाला है कि फेस रिकग्निशन कैमरे लगा दिए हैं, जिससे अब रास्ते में चलते हुए आपका चेहरा भी पुलिस के सामने आता रहेगा। उसका ये फ़ायदा हुआ है कि कल एक आदमी को इसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक आदमी सेक्स ऑफेंडर था, वो एक लंदन की बिजी स्ट्रीट में घूम रहा था। उसकी बेल कंडीशंस जो थी उसके ख़िलाफ़ ये चल रहा था, तो उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन ये पर्सनल फ्रीडम के भी ख़िलाफ़ है। मैं हैरान हूँ कि ये अलाउ किसने किया। ऑफ कोर्स लेबर गवर्नमेंट है। अजीज़ दोस्तों, रूपर्ट लोव जो एक एमपी हैं, वो अभी पार्लियामेंट में उन्होंने हिसाब किताब मांगा है कि यूके के टैक्स पेयर्स की लिस्ट दो अकॉर्डिंग टू देयर एथनिसिटी, कि कौन से एथनिसिटी यानी इंडियन कितना टैक्स दे रहे हैं, मुसलमान। उस पर मिनिस्टर ने इसको जवाब दिया कि भाई साहब हमारे पास ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। तो अब ये एक लिस्ट लेके खुद घूम रहा था, जिसमें बता रहा था कि 87% टैक्स पेयर्स हैं ना, वो गोरे हैं और इस तरह। तो भाई साहब आपकी पॉपुलेशन भी फिर गोरों की इतनी ही है ना तकरीबन, तो फिर इस हिसाब से टैक्स होगा। हाँ, ऐसी कोई लिस्ट आ जाएगी तो पता चल जाएगा कि मुसलमान कितना टैक्स दे रहे हैं और हिंदू कितना दे रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, यूके की प्रोग्रेस है ना, डेवलपमेंट है ना, जीडीपी ग्रोथ, वो हद से ज़्यादा ख़राब जा रही है। 2020 से ये प्रोग्रेस हद से ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। और सिचुएशन ये है कि पिछले 100 साल में ये सबसे कम प्रोग्रेस है, 1.1%। ये एक ज़माने में दुनिया को रूल करते थे और इनकी 3.4%, 3.2% ग्रोथ रेट होती थी, और अब 1.1% पे आ गई है। यूके की ग्रोथ बहुत ही ख़राब जा रही है। इसमें कई मामला हैं। माइग्रेंट्स का मामला बहुत सारे फहरिस्त है, लेकिन अब देखते हैं कि ये किस तरह एड्रेस करते हैं। माइग्रेंट्स के मामले के ऊपर एक छोटा सा डेनमार्क का उदाहरण आया है कि 1992 में डेनमार्क ने 321 फ़लस्तीनी रेफ्यूजीज़ को जगह दी थी, पनाह दी थी। 321 फ़लस्तीनी रेफ्यूजीज़ को 92 में पनाह दी थी। उसमें से अब 2019 तक के रिकॉर्ड के मुताबिक 63% कोई ना कोई क्राइम कर चुके हैं, कन्विक्टेड हैं। 22% जेल जा चुके हैं। 55% बेनिफिट पे हैं। इन 321 फ़लस्तीनियों के 999 बच्चे हुए 2019 तक। उन 999 बच्चों में से 34% कन्विक्टेड क्राइम कर चुके हैं, 13% जेल जा चुके हैं और 37% 2019 में बेनिफिट ले रहे थे। डेनमार्क के टैक्स पेयर्स को 246 से 319 मिलियन डॉलर पर पर्सन पड़ा है ये। अजीज दोस्तों, मामला आपके सामने रखूंगा। अगर फ़लस्तीनियों की बात निकली है कि एक इंजीनियर है फ़लस्तीनी इमारात में, वो एक कंपनी में काम करता है इंजीनियर। तो कंपनी की कोई गेट टुगेदर में इसको पेप्सी ऑफ़र की गई, तो इसने कहा कि आई बायकॉट पेप्सी। इसको रिपोर्ट कर दिया गया। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि 2 दिन के बाद इसको बुला के डिपोर्ट कर दिया गया। 20 साल से इमारात में रह रहा था, लेकिन यहाँ पे मज़े लगे हुए हैं इनके, जो चाहे करें। इमारात अब अपनी एम्बेसी खोल रहा है इज़राइल में। अजीज़ दोस्तों, नाइजीरिया का मामला
मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि क्रिश्चियनिटी को बेस बना के डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम नाइजीरिया पे हमला करेंगे अगर वहाँ पे कत्लेआम क्रिश्चियनों का नहीं रुका। हो रहा है कत्लेआम, मैं इस पे एग्री करता हूँ। बोको हराम और ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे हो रहा है, लेकिन अचानक पेट्रोल, डोनाल्ड ट्रंप को मिनरल्स और पेट्रोल्स की बड़ी बू आती है। वो उसकी बू सूंघ के जहाँ जहाँ सूंघ के जाता है और जहाँ जहाँ बू आती है वहाँ पे डेरे लगाता है। चाइना ने इसको कहा है कि खबरदार है, नाइजीरिया की तरफ आंख उठा के भी देखा, हम बिल्कुल इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुमने नाइजीरिया का साथ कुछ किया तो इसके कंसेक्वेंसेस तुम्हें बहुत भारी पड़ेंगे। अजीज दोस्तों, मैं आपके सामने ज़रा सूडान की सिचुएशन रखना चाहूँगा। सूडान में मामला बहुत ख़राब है, लेकिन आज से नहीं है। सूडान एक ज़माने से टारगेट रहा है इंटरनेशनल, ख़ास तौर पे रीजनल पॉलिटिक्स का, अरब पॉलिटिक्स का। और ये है कि करंट सिचुएशन जो आई है ना, वो 2023 से ख़ास तौर पे अप्रैल 2023 से ज़्यादा बढ़ी है। अब रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। 10 मिलियन लोग रेफ्यूजी हो चुके हैं, अपनी जगह छोड़ के जा चुके हैं। 50 मिलियन की पॉपुलेशन है, जिसमें से 10 मिलियन रेफ्यूजी हो चुके हैं। हंगर क्राइसिस बहुत बढ़ गई है। 10 लाख के ऊपर लोग मर चुके हैं। एक्चुअली ये पावर स्ट्रगल है दो लोगों के बीच में। 2019 में सूडान में एक अपराइजिंग हुई थी और इनका जो डिक्टेटर था उमर अल बशीर, उसको हटा के और पावर स्ट्रगल शुरू हुई। सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस, जो कि सूडान की रेगुलर फौज है, और वो इस वक्त जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान उसका लीडर है आर्मी का, और वो कंट्रोल करता है नॉर्थ और ईस्टर्न सूडान। और खार्तूम जो कैपिटल है खार्तूम, उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा उसके कंट्रोल में है। इनको इजिप्ट और रशिया की तरफ से सपोर्ट है, जो कि वहाँ से गोल्ड स्मगलिंग में काफ़ी चीज़ें, रशिया के जो मर्सनरी ग्रुप्स हैं, वैगनर ग्रुप वगैरह। दूसरा ग्रुप है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, ये पैरामिलिट्री ग्रुप है, आर्मी के खिलाफ वो लड़ रही है। उसका लीडर है जनरल मोहम्मद हमदान दगालू। ये दारफूर और खार्तूम के कुछ हिस्से पे इसका कंट्रोल है, वेस्टर्न सूडान पे इसका कंट्रोल है। इसको इमारात की सपोर्ट हासिल है। इजिप्ट, इमारात, दो अरब कंट्रीज अलग अलग ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे हैं, और दोनों के दरमियान एक बाकायदा जंग चल रही है, और उसमें सिविलियंस को कत्लेआम किया जा रहा है। दोनों ही कत्लेआम में मुलविस हैं। अंदाज़ा है यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट और ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक कि 2025 के मिडल तक 1.5 लाख सिविलियन इसमें मर चुके हैं, और 26 मिलियन लोग भूख से परेशान हैं, खाने को इनके पास कुछ नहीं है। आरएसएफ है जो आर्मी, बुरहान जिसका लीडर है, वो अरब है, और वो अरब होने की वजह से उनको वो नॉन अरब्स का कत्लेआम कर रहे हैं। एक हमले में इन्होंने 2023 में एक हमला किया था, उसमें 5000 मसालित मार दिए थे। मसालित नॉन अरब सूडानीज हैं। नवंबर में ये जंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और खाली इस अक्टूबर के महीने में, पिछले महीने में हज़ारों सिविलियंस मार दिए गए हैं। विक्टिम्स जो हैं वो फर हैं, मसालित हैं, और बाकी दूसरे नॉन अरब अफ्रीकन सूडानीज हैं। और मसला ये है कि इसको रीजनल पावर्स हैं ना, वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। आरएसएफ, जिसको जो आर्मी है इनकी, उसको इमारात इसलिए सपोर्ट कर रही है कि पोर्ट है ना, जो सी पोर्ट, उस तक एक्सेस मिल जाए। जबकि इजिप्ट जो है वो एसएएफ, जो मिलिट्री, वो पैरामिलिट्री है,
उसको सपोर्ट कर रही है ताकि दरियाए नील को वो कंट्रोल कर सके। 2.5 मिलियन लोगों के मरने की यूएन ने वार्निंग दी है, सिर्फ खाना ना होने की वजह से, भूख से। ऐसे उसको कोई, डोनाल्ड ट्रंप, कोई इस पे नज़र नहीं आ रहा किसी को। अजीज दोस्तों, ये चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि औरतें इन मामलात में सबसे बड़ी विक्टिम होती हैं, क्योंकि उनका रेप है ना, वो वेपन ऑफ वॉर बन चुका है। आज से नहीं, हज़ारों साल से। एक हमले में आरएसएफ है ना, जो इनकी आर्मी, जिसको इमारात सपोर्ट कर रहा है, उसने 2 दिन के अंदर 300 औरतों को गैंग रेप करके मार दिया। अजीज़ दोस्तों, हालात सूडान के हद से ज़्यादा ख़राब हैं, और अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ध्यान ना दिया ना, तो एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बनता जा रहा है सूडान में। और बस ये है कि मिनरल्स वगैरह ना हो। वैसे अफ्रीका में दूसरी जगहों पे, जो नॉन मुस्लिम अफ्रीका है या दूसरा जो अफ्रीका है जो फ्रेंच कंट्रोल में था, वहाँ पे तब्दीली आ रही है। माली ने नई सोने की कानें खोली हैं जो कि माली के कंट्रोल में रहेंगी। माली वो कंट्री है अफ्रीका का जिसके पास सबसे ज़्यादा सोना निकलता रहा है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि माली का फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व या गोल्ड रिज़र्व ज़ीरो है। बुर्किना फासो में भी यही हाल थे, लेकिन बुर्किना फासो में जब ये रिवॉल्यूशन आया और इब्राहिम ताड़ोड़ ने जब वहाँ पे 2022 में कब्ज़ा किया, तो इसने सारी गोल्ड माइन और सारी चीज़ें अपने सरकार के कब्ज़े में ले ली और फ्रांस और दूसरे जो थे सबको भगा दिया। तो उसका नतीजा ये निकला कि 2023 में $7.18 बिलियन का सोना निकला। 60 टन सोना 2024 में निकला, और अब माइनिंग हो रही है और ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। लेकिन लेट्स सी, वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा अरसे चलती नहीं हैं। प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे कॉलोनाइजेशन का आज भी, जो जिन्होंने कॉलोनाइज़ किया था अफ्रीका को, उनका आज भी वहाँ पे बहुत असर रहता है। आपको यकीन नहीं आएगा कि अफ्रीका में जो फ्रेंच कॉलोनीज थी, वो अपना पैसा फ्रांस के पास रखवाते हैं, और फ्रांस का बड़ा कंट्रोल रहता है उनके चीज़ों के ऊपर, उनके रिसोर्सेज के ऊपर। तो ये है अजीज़ दोस्तों, थोड़ा मैं आपको अफ्रीका के हवाले से चीज़ें बताई, मैंने इंग्लैंड के हवाले से चीज़ें बताई। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।